नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्विकली रिवीजन करने वाले हैं अगस्त महीने के सेकंड वीक के करंट अफेयर की। तो चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। पिछले हफ्ते कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उनको देख लेते हैं और रिकॉल हो जाएगा आपका आराम से 20 मिनट में ही। 20 से 25 मिनट लगेगा और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 7 अगस्त को कौन सा जेवलिन थ्रो दिवस मनाया? तो देखो कौन सा मनाया गया ये पूछा गया है, तो आप बताएंगे दूसरा नंबर का मनाया गया है। आप सबको पता है नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, इन्होंने ओलंपिक में भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया था। अब ये 7 अगस्त को ही भाला फेंक प्रतियोगिता में यानी जेवलिन थ्रो कंपटीशन में गोल्ड दिलाए थे भारत को। इसलिए भारत ने 2021 में घोषणा की कि अब से 7 अगस्त को मनाया जाएगा जेवलिन थ्रो डे। तो 2021 में घोषणा हुई थी, लेकिन पहली बार 2022 में मनाया गया और इसलिए इस बार 2023 वाला है दूसरा संस्करण। तो ये पहली बार मनाया गया 2022 में। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआईसी ने दोस्तों अभी संजय कुमार अग्रवाल को अपना नया अध्यक्ष चुना है। एक्चुअली में केंद्र सरकार की जो नियुक्ति कमेटी होती है उसके द्वारा नियुक्त किया गया है। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीबीआईसी के नए चेयरमैन बने हैं, देखिए संजय कुमार अग्रवाल जी। तो इनको विवेक जौहरी जी की जगह पर लाया गया है, जो अभी 31 जुलाई को रिटायर हुए हैं। सीबीआईसी की स्थापना 1964 में हुई थी। ये नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है। क्लियर है ना? चलिए अगला, फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी एफईडीए, ये कहां पर अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया? तो इसके द्वारा दोस्तों दुबई में आयोजन किया गया था अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, इंटरनेशनल एजुकेशन समिट। तो ये हुआ था, यहां पर आप देख सकते हो दुबई में आयोजित हुआ था। फेडा बोले तो फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके द्वारा दुबई के हमदान बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो शिक्षा शिखर सम्मेलन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दुबई आप जानते हो यूएई का एक बड़ा नगर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बिहार राज्य सरकार ने दोस्तों वहां पर गैंडों के संरक्षण को लेकर के राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। वैसे अगर पूछा जाए कि गैंडा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, तो आप बताएंगे असम में। असम में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा नेशनल पार्क है? तो आप बताएंगे काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहां पर देखो ये है राइनो, जिसे कहते हैं गैंडा। तो ये सबसे ज्यादा असम में पाए जाते हैं, बिहार में भी पाए जाते हैं, लेकिन बिहार में संरक्षण के लिए और इसको और बढ़ावा देने के लिए एक राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इनकी रक्षा करेगा। तो पटना चिड़ियाघर में 14 हैं और पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में ये केवल एक ही गैंडा यहाँ पर है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य कई बार पूछा गया है कहां पर है इससे, तो आप बताएंगे बिहार में है। ठीक है, अगला, हाल ही में किस नाम से भारत का पहला स्वदेशी अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया है? तो अंडर वाटर माइन डिटेक्टर लॉन्च किया गया है, इसका नाम है निराक्षी। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ये क्या करेगा? अंडर वाटर में जो माइंस बिछी होती है ना, पनडुब्बियों को तबाह करने के लिए जो माइंस लगाई गई रहती हैं, उनको ये डिटेक्ट कर सकेगा। तो इसको बनाया है भारत ने और इसका नाम रखा है निराक्षी। कुछ इस प्रकार से होगा, ये निराक्षी पानी में 300 मीटर तक जाएगा। निराक्षी मतलब कि नीर अक्षी यानी कि पानी के आंख। नीर में नीर मतलब जल और आंख अक्ष मतलब आंख, तो इन दोनों ही पर्यायवाची है, तो पानी में आंख इसका पूरा मतलब होता है। किसने बनाया है? जीआरएससी ने, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने, जो शिपयार्ड्स वगैरह का निर्माण करते हैं, आप जानते हो इसके बारे में अक्सर आता रहता है चर्चा। तो 4 घंटे तक ये जा सकती है, काम कर सकती है। टेस्ला के नए सीएफओ कौन बने हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गए हैं दोस्तों वैभव तनेजा। अब ये चूंकि भारतीय मूल के हैं इसलिए इनका नाम हो जाता है इंपॉर्टेंट, वैभव तनेजा का। सीएफओ पूछा गया है, गलती से भी सीईओ मत बोल देना। सीईओ एलन मस्क हैं, टेस्ला एलन मस्क की कंपनी। ठीक है, तो ये है वैभव तनेजा जो कि टेस्ला की होंगे सीएफओ। ठीक है, टेस्ला के संस्थापकों में अगर बात करें तो एलन मस्क, मार्टिन एबरहर्ट, जेबी स्ट्रॉबेल वगैरह थे। और 1 जुलाई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी और ये यूएसए के टेक्सास में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है ना? आगे, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत किस नाम से शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च की? तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने
अभी हाल ही में एक हल्ला बोल नाम से एक शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च की है, जो चीयर फॉर इंडिया करेगी, यानी कि इंडिया के खिलाड़ियों को चीयर करेगी। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा ये कैंपेन शुरू किया गया है, जिससे भारत के खिलाड़ियों को थोड़ा सा मनोबल उनका बढ़ाया जा सके, उनको चीयर किया जा सके। तो हल्ला बोल नाम की जो सीरीज होगी, इसमें 12 ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, जो पुराने खिलाड़ियों के होंगे या फिर आने वाले जो ये खिलाड़ी हैं इनको मोटिवेट करने वाले होंगे, थोड़ा मोटिवेशनल टाइप के। ठीक है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1984 में इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। ये खेल मंत्रालय के तहत आता है। 11 से 21 अगस्त के बीच मालाबार अभ्यास नवीनतम संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो 11 से 21 के बीच में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में ये चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया इस बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी कर रहा है। देखो, इसमें 4 देश शामिल होते हैं। वो 4 देश वही हैं जो क्वाड मेंबर हैं। क्वाड मेंबर आप जानते हो ना? क्वाड मेंबर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 4 देशों का एक क्वाड ग्रुप बना है। जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये 4 देश मिलकर के एक क्वाड ग्रुप बनाए हुए हैं। और इन क्वाड के बीच में ये मालाबार एक्सरसाइज होता है। हालांकि मालाबार एक्सरसाइज की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, क्वाड मेंबर तो अब बने हैं। ठीक है। तो फिलहाल इस बार ऑस्ट्रेलिया मेजबानी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रहा है 11 से 21 अगस्त तक। अगर हम लोग क्वाड की बात करें तो इसमें तो ये 4 देश हो गए, जानते ही हो आप। अगर इस मालाबार की बात करें तो इसमें शुरुआत में ये भारत और अमेरिका के बीच में ही होता था। 1992 में शुरू किया गया था। 2007 में इसमें जापान जुड़ा। आगे चलकर 2020 में भी ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ गया था। ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट निगम किया? तो देखो, हिमक्राफ्ट निगम कर दिया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आराम से आप कनेक्ट कर पाओगे, हिमक्राफ्ट हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना? तो इसको याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अभी अपने हस्तशिल्प और हथकरघा जो निगम है उसका नाम चेंज किया है। यहाँ पर देखिए, अच्छा, यहाँ की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नए मुख्यमंत्री बने हैं कांग्रेस पार्टी से। अभी कांग्रेस ने वहां पर जीत दर्ज की थी। कर्नाटक से पहले वहां पर हुआ था चुनाव। तो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक दोनों जगह कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। ठीक है। तो शिमला में ये 9वां राष्ट्रीय अभी हथकरघा दिवस मनाया गया और उसी के दिन यहाँ पर ये किया गया है। ठीक है। चलो, हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उड़ीसा हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं कौन? सुभाषिष तलपात्रा। कौन? सुभाषिष तलपात्रा जी। ये हैं जस्टिस सुभाषिष तलपात्रा। इनको उड़ीसा हाईकोर्ट के में नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? तो मैंने आपको बताया है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ उस राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। जैसे इनको इनको राज्यपाल गणेशी लाल जी ने दिलाया है। ये 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में वहां पर आए हैं। ठीक है। कितने हाई कोर्ट है टोटल? 25 हाई कोर्ट है। 25वां कौन है? अमरावती हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश वाला। ठीक है। चलो, अनुच्छेद 222 के तहत ट्रांसफर भी होता है इनका, मतलब एक न्यायाधीश एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नियुक्ति 217 के तहत राष्ट्रपति करता है। अगला देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिवीजन मोड में चल रहा हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप डेली करंट अफेयर देखते हो और यहाँ आए हो सिर्फ रिवीजन के लिए। अगर आपको और अच्छे से डिटेल कंटेंट चाहिए तो आप डेली करंट अफेयर की सीरीज को फॉलो करो, मजा ही आ जाएगा। असली मलाई आपको वहीं पर मिलने वाली है। यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ बर्फी बर्फी खिला करके आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व क्रिकेट कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप अंडर 17 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल जीते दोस्तों 11 मेडल। अब इस 11 मेडल में एक तो गोल्ड भी आया है भारत को, तो ये भी अच्छी बात है। गोल्ड किसने जीता? सविता ने। सविता ने गोल्ड जीता विमेंस फ्री स्टाइल में 66 किलोग्राम की कैटेगरी में। बाकी बाकी 7 सिल्वर आए। 7 सिल्वर आए, 3 ब्रॉन्ज आया। 7 3 10 1 11। ठीक है ना? तो 11 मेडल टोटल आए हैं। इस्तांबुल तुर्की में ये आयोजित किया गया है। ठीक है। चलो, अगला विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ की वैश्विक व्यापार सांख्यिकी समीक्षा रिपोर्ट आई है। इसमें भारत व्यापारिक निर्यात में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें रहा है 18वें स्थान पर। यह डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट है तो इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। यहां पर देखो, भारत 18वें कंडीशन पर आ गया है, इस पोजीशन पर आ गया है। ठीक है। भारत ने 309 अरब डॉलर का निर्यात किया है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना, दूसरे देशों को बेचना। वैश्विक सेवा में हिस्सेदारी 4.4% के साथ सेवा निर्यातकों की सूची में 7वें स्थान पर रहा है भारत। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक रिव्यू ये रिपोर्ट जारी की गई है डब्ल्यूटीओ के द्वारा। डब्ल्यूटीओ के का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। और इसके अध्यक्ष कौन है? नकोंजी इवाला। नकोंजी इवाला।
ठीक है, नकोंजी अकोंजो इवाला ऐसे करके नाम है। अगला, हाल ही में तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन बनाए गए? देखिए यहाँ एडिशनल डायरेक्टर जनरल की बात की जा रही है, तो ये कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं एस परमेश। कौन? एस परमेश को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए ये हैं एस परमेश साहब और इनको बनाया गया। अच्छा, राकेश पाल अभी कुछ दिन पहले ही दोस्तों डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए थे, इनका भी नाम आप याद रखोगे। तो राकेश पाल जो है ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, महानिदेशक हैं, और ये एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है ना। चलिए, तो सारी डिटेल ये रही। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी इंडियन कोस्ट गार्ड की? तो 1 फरवरी 1977 आप बताओगे। 1 फरवरी को इसीलिए इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला, किस राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू की या इसके हितग्राहियों के लिए 15 करोड़ रुपए जारी किया? एक्चुअली में ये योजना पुरानी है। तो गोधन न्याय योजना कहाँ की है ये पूछा जाएगा आपसे, तो आप बताइएगा छत्तीसगढ़ की ये योजना है साहब। छत्तीसगढ़ की योजना है। इसके तहत क्या किया जाता है? गांव गांव से जाकर के गायों के और भैंसों के गोबर इकट्ठे किए जाते हैं, उनसे कंपोस्ट खाद बनाई जाती है और उसके बाद उनमें उनको किसानों में वितरित किया जाता है। तो इस प्रोसेस में जो रहती हैं महिलाएं हो या फिर किसान हो, उनको मुआवजा दिया जाता है, सरकार की तरफ से हेल्प भी की जाती है। तो ये है गोधन न्याय योजना, ठीक है। बदले में किसानों को वो खादें बेची जाती है, सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई जाती है। ये है गोधन न्याय योजना, याद रखना, इंपॉर्टेंट योजना है, महत्वपूर्ण योजना है छत्तीसगढ़ की, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में ही अभी आपको पता होगा हरेली त्योहार मनाया गया। हाल ही में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो व्यक्तिगत कैटेगरी में विश्व खिताब जीतने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में बन गई हैं अदिति स्वामी। हालांकि भारत ने और भी मेडल जीते हैं, लेकिन अदिति स्वामी ने रिकॉर्ड रच दिया है। देखिए, आर्चरी में इन्होंने जीता हुआ है, सीनियर विश्व चैंपियन ये बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? जर्मनी के बर्लिन में यह आयोजित हुआ था। भारत ने कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज था। अच्छा, मैंने आपको पहला भी मेडल बताया था कि पहला मेडल किसने जीता था? तो पहला मेडल अदिति स्वामी, परिणीति कौर और ज्योति सुरेखा वेन्नम की टीम ने जीता था। और दूसरा गोल्ड ओजस देवताले, तीसरे गोल्ड अदिति स्वामी ने जीता इंडिविजुअल कैटेगरी में। अब ये चूंकि इंडिविजुअल कैटेगरी में जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इसलिए इनके नाम से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। अगला, एक जरूरी बात दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले तो इस बार हम लोग 76 वर्ष पूरा कर चुके हैं। 77वां स्वतंत्रता दिवस है। बहुत लोग तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि 77वां स्वतंत्रता दिवस है 76वां, तो क्लियर हो जाइए, 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं आजादी के, और 77वां इस बार स्वतंत्रता दिवस है, क्योंकि जिस बार हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, उस बार भी एक स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए थे, ठीक है। तो ये 77वां स्वतंत्रता दिवस है और 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर आप लोग के लिए एमजेटी एजुकेशन 76% का डिस्काउंट लाया हुआ है। बहुत बड़ा डिस्काउंट है, मतलब इतना बड़ा डिस्काउंट आज तक मैं कभी नहीं देता हूँ। जनरली आप देखते हो 20%, 30% या बहुत ज्यादा अगर कोई दिवाली त्योहार आ गया, कोई दिवाली होली वगैरह त्योहार, तो 50% तक दिया जाता है। 76% का डिस्काउंट दिया गया है। आप कोई भी कोर्स अगर लेने जाओगे तो कूपन कोड यूज करना इंडिया 76 एमजेटी ऐप पर, ठीक है। तो इंडिया 76 यूज करोगे तो आपको मिलेगा 76% का डिस्काउंट। चाहे आप कोई सा भी वीडियो कोर्स लो, चाहे आप कोई सी भी ई बुक लो, दोनों में ही डिस्काउंट मिलेगा। एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा जो फेवरेट कोर्स है वो है जीएस सफलता बैच 2.0। अगर आप इसको एक बार लेते हो ना, जिंदगी में दोबारा आपको जीएस नहीं पढ़ना पड़ेगा कहीं और, ठीक है। एक बार लेकर के देखो इसको, अब तो बहुत ही सस्ता हो गया, 76% डिस्काउंट, मतलब आप बहुत ज्यादा समझ लो सस्ते में पा जाओगे। इसको एक बार ज्वाइन करके देखो, कोई भी एक क्लास लोगे ना, आपको लगेगा पैसा वसूल हो गया है। जबरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है पूरा, मतलब दिल जान लगा दिए हैं इस पर। बहुत जबरदस्त कंटेंट, बहुत ज्यादा रिसर्च के साथ मिल रहा है, बहुत मस्त एकदम, मतलब एक ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा और नोट्स भी दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक करके जरूर देखना। मैं तो आपको ये वाला जरूर रिकमेंड करूंगा। वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, आप जाकर के देख सकते हो, चेक कर सकते हो एनजेटी ऐप पर। ई बुक ये तो आपको फ्री में ही दी जा रही है, इसको भी आप ले सकते हो। जुलाई करंट अफेयर ये भी आपको, ये सारी चीजें आपको एमजेटी ऐप पर ही मिलेंगी, ठीक है। चलो, ई बुक सेक्शन में जाना है। अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप का जो आइकॉन बन करके आता है ना, उस पर टच करना, सीधा पहुंचोगे मेरे पास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना 2023 शुरू किया? तो देखो, अभी हाल फिलहाल में तो तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया है, लेकिन अभी पिछले महीने ही मैंने आपको बताया था कर्नाटक ने भी शुरू किया था। कर्नाटक सरकार ने भी शुरू किया है, तो ये भी याद रखना, कर्नाटक ने भी शुरू किया है, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग है। तेलंगाना जो शुरू किए हैं, तेलंगाना का शुरू करने का ये मकसद था कि उन महिलाओं को हेल्प करना जो अपना, जिनके पास आवास नहीं है, वो अपना आवास बनाना चाहती हैं, तो ये आवास के लिए वित्तीय सहायता वाली होगी। जबकि कर्नाटक सरकार ने जो शुरू किया था, उसके तहत क्या था कि वो 2-2 हजार रुपए महिलाओं को, और जो अनाथ महिलाएं हैं या कहें कि जो विधवा महिलाएं हैं, इन सबकी महिलाओं को 2-2 हजार रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता करने के लिए था।
तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए था, ये हाउस के लिए। ठीक है, चलिए आगे। जम्मू कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो जम्मू कश्मीर के अभी राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट को और मुस्क बुच्ची चावल को, इन दोनों को ही दिया गया है जीआई टैग। ठीक है, तो यहां पर आप देख पाओगे ये दोनों प्रोडक्ट हैं। ये वुड क्राफ्ट है, मतलब कि उसके लकड़ी से बने हुए जो क्राफ्ट हैं, जो सामान बनाए जाते हैं वो हैं। इन दोनों को दिया गया है। एक तो राजौरी जिले का है और दूसरा है अनंतनाग जिले का। अच्छा, आपको ये भी बताया था जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिल चुका है। गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिल चुका है। और जम्मू कश्मीर के ही बसोहाली पेंटिंग को भी जीआई टैग मिल चुका है। बसोहाली पेंटिंग्स को भी जीआई टैग मिल गया है। ये आप याद रखेंगे, तीनों ही जम्मू कश्मीर के प्रोडक्ट हैं। ठीक है, तो कुल 5 प्रोडक्ट तो आप याद रखना। अगला, भारत में किस राज्य के विधानसभा ने अपने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी केरल राज्य सरकार ने दोस्तों अपना राज्य का नाम बदल करके केरलम रखने की घोषणा की है। देखिए, ये नेम जो होगा ये केरलम बनने जा रहा है। केरल की जो सीएम है पिनराई विजयन, इन्होंने ही अपने विधानसभा में ये बिल पेश किया था। ठीक है, वहां से अप्रूव हो जाएगा तो संसद में जाएगा, संसद की मोहर के बाद ही ये होगा। ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि केरल विधानसभा इसको चेंज कर लेगी। केरल विधानसभा अपने यहाँ पास करेगी, फिर ये संसद में जाएगा मामला, और फिर वहां के बाद इसमें चेंज किया जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 3 अगर आपको याद हो, जो लोग हमसे पॉलिटी पढ़े होंगे उनको बिल्कुल याद होगा। अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है भारत राज्य में किसी भी सीमा क्षेत्र नाम इसमें समय परिवर्तन कर सकता है भारत की संसद। ठीक है, इसमें ये तो नहीं कहा किसी राज्य की विधानसभा चेंज करेगी, भारत की संसद कही है ना, तो भारत की संसद ही चेंज करेगी। ये पहले अपने राज्य में लोगों को, पक्ष विपक्ष को, सबको संतुष्ट कर लेंगे, तब आएंगे संसद में। ठीक है, चलो, केरलियम इसके लिए एक उत्सव भी मनाया जाएगा जिसमें केरल की उपलब्धियों को दुनिया भर के पास सामने प्रेजेंट किया जाएगा। भारत का कौन सा जिला जल जीवन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है? ये रहा है श्रीनगर। ठीक है ना, अगर जिनको स्पीड फास्ट लग रही हो थोड़ा सा स्लो करके देखें, क्योंकि कम समय में ज्यादा बेहतर कंटेंट देने की यहाँ पर मेन प्रायोरिटी रहती है एमजेटी एजुकेशन पर। तो श्रीनगर जो है ना जिला, ये जल जीवन मिशन सर्वेक्षण में टॉप पर रहा है। जल जीवन मिशन जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी, इसमें अभी एक सर्वे किया गया कि इस जल जीवन मिशन को लागू कौन कितने लेवल पर कर रहा है। तो लागू करने के मामले में जम्मू कश्मीर जो है बड़ा ही तेज रैपिड मोड में चल रहा है। 114 जिलों में ये टॉप पर चल रहा है। तो यहां पर देखिए जल जीवन मिशन है क्या। इसकी शुरुआत 2019 में पीएम मोदी जी ने की थी 15 अगस्त के दिन, और 15 अगस्त अभी फिर आने वाला है। इसके तहत क्या आया था कि ये सुनिश्चित करना कि हर गांव हर घर तक एक जल कनेक्शन की व्यवस्था उन तक पहुंच जाए। इसी वजह से आप देख रहे हो आजकल गांव-गांव में टंकियों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे टंकी के थ्रू भी, टोटी के माध्यम से भी हर घर तक जल पहुंचाया जाए। ठीक है, चलिए, हाल ही में शुरू की गई मो जंगल जामी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो देखो ये मो मिल गया। जब भी आपको मो मिल जाए, अमा मिल जाए, तो आप समझिएगा कहाँ की योजना है, आप समझिएगा ये है ओडिशा की योजना। ठीक है, और वाईएसआर मिल जाए या जगन्ना मिल जाए तो आप समझिएगा आंध्र प्रदेश की योजना है। तो मो जंगल जमीन योजना का मतलब ये हुआ कि मेरा जंगल मेरी जमीन योजना। तो इसको अभी हाल ही में ओडिशा के जो सीएम है नवीन पटनायक जी, इन्होंने ही लॉन्च किया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि ये सबसे सेकंड लार्जेस्ट कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सेकंड लार्जेस्ट इनका टाइम पीरियड इनका चल चुका है। 23 साल 139 दिन के ऊपर ये पार कर चुके हैं। पवन कुमार चामलिंग टॉप पर हैं, सिक्किम के थे। ठीक है ना, और ये ओडिशा के हैं। इन्होंने ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ा था अभी। फिलहाल यहाँ पर अगर मेरी भूमि मेरी वन योजना की बात करें तो इसके तहत क्या होगा कि जो वन आधारित जीविका पर डिपेंडेंट है, मतलब ऐसे पर्सन जो वनों पर डिपेंडेंट हैं, जो उनके आसपास रहते हैं, उनके लिए ये हेल्प करेंगे। ठीक है, अगला, किस अफ्रीकी देश की सेना ने अपने देश में सैन्य तख्ता पलट किया? तो दोस्तों ये हुआ है अभी हाल ही में नाइजर में। नाइजर में सैन्य तख्ता पलट हुआ है। वहां का जो आर्मी कमांडर था उसने अपने राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है और कू कर दिया है। कू मतलब सैन्य तख्ता पलट होता है। ठीक है ना, कुकी वाला मत समझना। तो कमांडर जनरल अब्दुल रहमान तियानी ने तख्ता पलट किया मोहम्मद बैजोम को गिरा करके। वहां पर बहुत स्थिति क्रिटिकल हो चुकी है, वहां से भारतीयों को निकाला जा रहा है, और बाकी जो देश हैं वो भी अपने अपने नागरिकों को वहां से निकाल रहे हैं। हो सकता है यूक्रेन रसिया वाली स्थिति यहाँ पर भी आ जाए। ठीक है, फिलहाल नाइजर की राजधानी निमाए है, ये भी एक अफ्रीकी देश है। मुद्रा इसकी सीएफए फ्रैंक होती है। नाइजीरिया मत लगाना, नाइजीरिया अलग देश है, नाइजर अलग देश है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों अभी हाल ही में 12 अगस्त को मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। तो ये इंटरनेशनल यूथ डे मनाया गया।
युवाओं के योगदान को पहचानने के लिए, उनको प्रमोट करने के, एक प्रकार से उनको प्रोत्साहित करने के लिए सन 2000 से मनाया जाना शुरू हुआ था ये। अगला, एयर इंडिया ने किस नाम से अपना नया लोगो लॉन्च किया? तो एयर इंडिया ने दोस्तों अपना एक नया लोगो लॉन्च किया है, जिसकी थीम ये बता रहे हैं द विस्टा है। द विस्टा थीम के साथ ये नया लोगो होगा, एक प्रकार से ब्रांडिंग कर रहा है एयर इंडिया अपना। ठीक है, आपको पता होगा एयर इंडिया टाटा कंपनी के अंतर्गत अब आ गई है। भारत सरकार से एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के साथ 100% हिस्सेदारी खरीदा था टाटा पिछले साल। ठीक है, तो अब देखो विस्टा, द विस्टा नाम से एक नया लोगो जो है करके ये लॉन्च कर रहे हैं। अभी एक डील हुई थी एयर इंडिया की। एयर इंडिया ने कहा था कि ये 470 विमान खरीद रहे हैं। किससे खरीद रहे हैं? इसमें 250 एयरबस से खरीद रहे हैं और 220 बोइंग से खरीद रहे हैं। एयर इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। सीईओ है कैंपबेल विल्सन और स्थापना हुई थी इसकी 1932 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू की? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना दोस्तों अभी हाल ही में शुरू की है राजस्थान सरकार ने। देखो इंदिरा गांधी जी के नाम से अगर कोई योजना आती है तो समझिएगा 80% वो योजना या तो राजस्थान ने शुरू की है, और 20% में आप समझिएगा कि वो योजना या तो हो सकता है छत्तीसगढ़ ने शुरू की हो। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शुरू की हो, या फिर आगे आने वाले टाइम पर हो सकता है हिमाचल प्रदेश शुरू करे, लेकिन इन्हीं दोनों में मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना ये शुरू की गई है। जो भी महिलाएं रहती हैं, चाहे वो विधवा महिलाएं हो, चाहे वो अकेली महिलाएं हो, घर की गार्जियन, या फिर कोई छात्रा हो, या फिर कोई और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, लेडी छात्रा। ठीक है, उन सबको दिया जाएगा ये। तो इन सबको देने पर यानी 1.3 करोड़ महिलाएं जो हैं इनको मिलेगा, और इनको 3 साल तक डेटा भी फ्री में दिया जाएगा। यह है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। जयपुर से इसे राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत जी, उन्होंने लॉन्च किया है। अगला, अगस्त 2023 में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों कहाँ पर? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल हुआ। ठीक है, और 10 से 12 अगस्त तक ये चला, 3 दिवसीय था। दूसरा संस्करण था, इसकी थीम थी इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्या? इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये यहाँ पर रिवीजन मोड के लिए, रिवीजन पर्पज के लिए आपको बताया जा रहा है, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ किसी के। ठीक है, तो आप जो है रिवीजन पर्पज से यहाँ पर इसको फॉलो कीजिए, देखिए, और डेली करंट अफेयर में आप जुड़िए। डेली करंट अफेयर में आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। 10 से 12 क्वेश्चन लिए जाते हैं और उसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके रिवीजन पॉइंट के साथ समझाया जाता है। डेली सुबह में 5 बजे जुड़िए हमसे। हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक कौन बना? तो ये कौन बन गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ये 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर किसी कस्टमर को कोई बैंकिंग रिलेटेड जानकारी चाहिए तो वो 24/7 एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर, अगर उसका कस्टमर है तो बात कर सकता है, कंसल्ट कर सकता है। तो एयू स्मॉल फाइनेंस देश का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है। 1996 में स्थापित हुआ था, जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं राज विकास शर्मा, लेकिन सीईओ इसके कौन है? संजय अग्रवाल। ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार भारत में कैंसर के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो देखो कैंसर के मामले में टॉप पर है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा कैंसर के मामले यहाँ पर पाए गए। कैंसर से जो पीड़ित व्यक्ति होने के बाद जो मर जाते हैं, उनकी भी संख्या में, मृत्यु दर में भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। कैंसर जैसे ही आता है, मैं आपको बताया हुआ हूँ कि कैंसर में विश्व कैंसर दिवस आप बताएंगे 4 फरवरी, और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आप बताएंगे क्या? 7 नवंबर। और विश्व बाल कैंसर दिवस पूछा जाए तो आप 15 फरवरी बताएंगे। ठीक है ना। और अभी लंग कैंसर डे इसी महीने में मनाया गया 1 अगस्त को। अगला, यहाँ पर आप बेसिक चीजें देख लो। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, और कैंसर से जुड़ी मौतों के मामले में अगर बात करें तो 1,16,000 मौतें भी हुई हैं उत्तर प्रदेश में, ये भी इसमें भी टॉप पर है। इसमें 2020 में 2,01,000 मामले आए कैंसर के, 2022 में 2,10,000 नए मामले आए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया? तो आईपीओ लिस्टिंग का समय अब 6 दिन से घटा करके 3 दिन कर दिया गया है। पहले 6 दिन था। ठीक है, ये सेबी ने किया है। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कंपनी जब पहली बार लिस्ट होने जाती है तो आईपीओ निकालती है। ठीक है, बाकी आईपीओ के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए तो आज वाली करंट अफेयर आप देखिएगा। T+1 स्टॉक निपटान प्रणाली तंत्र को लागू करने वाला भी भारत दूसरा देश बना था चाइना के बाद। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं इसकी माधुरी पुरी बुच।
निम्न में से कौन सा रेलवे स्टेशन भुसावल डिवीजन का पहला और मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन बना? तो ये बन गया है दोस्तों कौन, ये बन गया है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। ठीक है, न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन ये ऑन वीमेन ऑल वीमेन ऑपरेटेड ये स्टेशन है, यानी कि यहाँ पर हर प्रकार के जो भी कर्मचारी हैं, टिकट काटने से लेकर के टीसी टिकट कलेक्टर से लेकर के रेलवे चालक, सफाई कर्मी से लेकर सब कुछ यहाँ पर महिलाएं ही रहेंगी। ठीक है, ऑल वीमेन ये स्टेशन है। तो देश का पहला अगर पूछा जाए तो आप माटुंगा स्टेशन बताएंगे, देश का दूसरा पूछा जाए तो अजनी स्टेशन बताएंगे। ये भी अभी न्यू अमरावती स्टेशन बना हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के नया विधेयक पेश किया गया है। इसके तहत निम्न में से किसकी नियुक्ति पैनल से किसे बाहर किया गया है? ये भी मैंने आपको बताया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा अभी एक नया बिल लाया गया है, जिसके तहत चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति करने के लिए जो पैनल बैठता है ना, उस पैनल में अब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेंगे। तो रहेगा कौन साहब, रहेगा कौन, रहेंगे प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्री एक। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों 30 क्वेश्चंस जिनका आपने क्विकली रिवीजन किया। इस हफ्ते के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये। आई होप आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया, रैपिड मोड में किया है। और मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप लोग को कूपन कोड यूज करना है INDIA76 और इसके तहत आपको 76% का डिस्काउंट मिलने वाला है। आप MZT ऐप पर जाकर के कोई सा भी कोर्स लीजिएगा या कोई सी भी बुक लीजिएगा तो उसमें आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी अवेल करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।